अब तक हमने देखा कि अभिक और बाकी सभी को अमित उनका रूम दिखा देता है। सभी लोग अपना अपना रूम देखकर बहुत खुश होते हैं और थोड़ी देर आराम करने लगते हैं, जहां कॉल पर कोई प्रिंसिपल सर को अभिक की सारी इन्फॉर्मेशन देता है और प्रिंसिपल सर भी उसे अभिक पर नजर रखने की बात बोलकर कॉल काट देते हैं। अब आगे जब सभी लोग होटल रूम्स में आराम कर रहे होते हैं तो अभिक अनिता जी को कॉल करके बता देता है कि वह दिल्ली पहुंच गया है और होटल में आराम कर रहा है। साथ ही साथ अभिक अनिता जी को ललिता जी के घर जाकर उन्हें औषधि देने की बात याद दिलाता है। अनिता जी भी अभिक को अपना ध्यान रखने और जीत कर आने का बोलकर कॉल काट देती है। अनिता जी कॉल काटने के बाद अभिक के कमरे में जाकर मेज से औषधि की 4 शीशी उठा लेती हैं और घर को ताला लगाकर ललिता जी के घर के लिए निकल जाती हैं। कुछ मिनट बाद ही अनिता जी ललिता जी के घर पहुंच जाती है और जाकर उनका दरवाजा खटखटाती हैं। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर अंदर से ललिता जी आवाज आती है, आ रही हूँ। और कुछ सेकंड में ही ललिता जी गेट खोल देती हैं। ललिता जी गेट खोलते ही अपने सामने अनिता जी को खड़ी देखती हैं तो खुशी से कहती है, अरे अनिता तुम आज यहाँ कैसे? बड़े दिनों बाद आई। ललिता जी की बात सुनकर अनिता जी मुस्कुराते हुए बोली, मन किया तो चली आई और आज वैसे भी काम की छुट्टी थी क्योंकि सर और मैम किसी मीटिंग के लिए बाहर गए हैं और अभी भी आज सुबह सुबह ही दिल्ली के लिए निकल गया। मेरा भी सारा घर का काम हो ही गया था। जब मेरा अकेली का मन नहीं लगा तो सोचा कि आज अपनी सहेली से ही मिल लेती हूँ। इतना कहकर अनिता जी मुस्कुराने लगती हैं। तभी उन दोनों को घर के अंदर से एक आवाज आती है, अरे ललिता कौन है गेट पर जो इतना समय लगा रही हो? यह आवाज विनय जी की थी जो घर पर ही थे। तभी ललिता जी भी विनय जी की आवाज सुनकर बोली, अरे अनिता है तो बस बातें कर रही हूँ उससे। ललिता जी इतनी बात भी तेज आवाज में बोलती है ताकि अंदर बैठे विनय जी तक आवाज साफ पहुँचे। तो विनय जी भी ललिता जी की बात सुनकर बोले, अरे ललिता भाभी को बाहर क्यों खड़ा रखा है, उन्हें अंदर भी ले आओ या आज सारी बातें बाहर खड़े खड़े करने के ही इशारे हैं। विनय जी की बात सुनकर और समझकर ललिता जी अपने सर पर हल्के से टपली मारते हुए बोली, अरे मैं भी कितनी बुद्धू हूँ ना, तुमसे तो मैंने अंदर चलने के लिए कहा ही नहीं, सारी बातें यही खड़े खड़े ही करे जा रही हूँ। इतना कहकर ललिता जी जल्दी से गेट से हटती हैं और अनिता जी को घर के अंदर आने का इशारा करती हैं। अनिता जी भी ललिता जी का इशारा देखकर घर के अंदर आ जाती हैं और ललिता जी भी अनिता जी के अंदर आने के बाद घर का गेट लगाकर अनिता जी के साथ साथ अंदर की ओर चलने लगती हैं। तभी अनिता जी ललिता जी से बोली, ललिता विनय आज घर पर ही है, वह आज काम पर नहीं गए। अनिता जी की बात सुनकर ललिता जी थोड़ी उदास होते हुए बोली, अब क्या बताऊं अनिता, हाँ आज वह घर पर ही है। इनकी तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही है जिस कारण यह आज तो काम पर भी नहीं गए। ललिता जी और अनिता जी यही सब बातें करते करते विनय जी के पास तक पहुंच चुकी थी जो कमरे में चारपाई पर लेटे आराम कर रहे थे। लेकिन अनिता जी को देखकर वह जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं तो अनिता जी उनको रोकते हुए बोली, अरे ये आप क्या कर रहे हैं विनय, आप लेटे रहिए और आराम कीजिए, आपको उठने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ दूसरी चारपाई पर बैठ जाऊंगी। इतना कहकर अनिता जी ललिता जी को भी अपने पास बैठते हुए बोली, पहले ये बताओ विनय ये आपको हुआ क्या है? कुछ दिन पहले तो आप ठीक थे तो फिर अचानक क्या हुआ? अनिता जी की बात सुनकर विनय जी चारपाई पर लेटे लेटे ही बोले, अब आपको क्या बताऊं भाभी, मैं तो ठीक ही था लेकिन पता नहीं 15-20 दिन से पेट में दर्द रहने लगा है, उल्टियां होती हैं, भूख नहीं लगती बल्कि पेट भरा भरा महसूस होता है और दिन पे दिन वजन भी कम होता जा रहा है। लेकिन आज तो बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है इसलिए आज मैं काम पर भी नहीं जा पाया। विनय जी की बात कर अनिता जी हैरानी से विनय जी और ललिता जी को देखते हुए बोली, इतनी बड़ी बात है और तुम में से किसी ने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? वह तो मुझे अभिक ने बता दिया था कि मौसा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैंने सोचा कि ललिता से आपके हाल चाल पूछ लूंगी क्योंकि आप भी काम पर गए होंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब होगी और मुझे कोई बताएगा भी नहीं। अनिता जी की बात सुनकर ललिता जी अनिता जी को देखते हुए बोली, हमने तुम्हें इनकी तबीयत के बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि एक तो पहले से ही अभिक की तबीयत खराब थी और तुम भी काम पर जाती हो और अभिक को तो कंपटीशन के लिए जाना था, बस इसलिए ही हमने तुम्हें बताकर परेशान करना जरूरी नहीं समझा। ललिता जी की बात सुनकर अनिता जी अजीब नजरों से ललिता जी की घूरते हुए बोली, अच्छा तो तुम हमें परेशान नहीं करना चाहती थी और जो तुमने अभिक को ढूंढने में परेशानी उठाई थी उसका क्या? और जब जब हमें कोई दुख या तकलीफ होती है तो तुम हमारे पास होती हो, तो तुम इतनी परेशानी क्यों उठाती हो?
आज से हम भी याद रखेंगे और अपनी दुख परेशानी किसी को ना ही दिखाएंगे और ना ही तुम्हें बताएंगे। अनिता जी की सारी बात सुनकर ललिता जी अचानक ही बोली, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अभिक तो हमारे बच्चे जैसा है और तुम दोनों ही हमारा परिवार हो, तो तुम हमें क्यों कुछ नहीं बताओगी? ललिता जी की बात सुनकर अनिता जी बोली, क्यों बताऊं मैं तुम्हें, जब तुम ही मुझे कुछ नहीं बताती। ललिता जी और अनिता जी ऐसे ही लड़े जा रही थी, तो वही विनय जी ललिता जी और अनिता जी को ऐसे बिना सर पैर की बातों पर लगता देखकर विनय जी बीच बचाव करते हुए बोले, अरे भाभी जी, इसमें लातिता की कोई गलती नहीं है। मैंने भी अपनी हालत के बारे में इसे कुछ दिन पहले ही बताया है। मेरी हालत रात से ही ज्यादा खराब होनी शुरू हुई है, वरना पहले इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। विनय जी की बात सुनकर अनिता जी अपनी और ललिता जी की बहस छोड़कर विनय जी की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा तो ये बात है, लेकिन जब आपकी हालत इतनी खराब है तो आपने किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? अनिता जी की बात सुनकर विनय जी एक लंबी सांस लेकर बोले, पहले जब समस्या ज्यादा नहीं थी तो मुझे लगा ये गैस वगैरह का ही दर्द होगा, इसलिए मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। विनय जी की बात सुनकर ललिता जी भी अनिता जी से कहती है, सुबह से मैं इनसे कहे जा रही हूँ कि डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो, लेकिन नहीं, इन्हें तो बस आराम ही करना है। लेकिन अब तुम्हारे आते ही बोल दिया कि डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए इन्हें अब तुम ही समझाओ, क्योंकि यह मेरी बात तो मानते नहीं हैं। ललिता जी की बात सुनकर अनिता जी विनय जी से बोली, विनय ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा, वरना परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अनिता जी की बात सुनकर ललिता जी भी सहमति में सर हिलाती हैं, तो विनय जी भी हाँ बोल देते हैं। ललिता जी विनय जी की हाँ सुनकर खुश होती है। तभी अनिता जी अपने हाथ में रखी हुई शीशी ललिता जी और विनय जी को दिखाते हुए उनसे कहती है, अगर आप सभी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो यहाँ आपको ज्यादा दर्द है तो आप इस दवा को पी सकते हैं, इससे आपको आराम मिलेगा। लेकिन अगर ये दवा आपको आराम देती है तो आप ये मत सोचना कि आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, आपको उसके बाद भी डॉक्टर को दिखाना होगा, ठीक है? अनिता जी की बात सुनकर ललिता जी और विनय जी दोनों उन्हें और उस शीशी को लगातार देखे जा रहे थे। तभी ललिता जी अनिता जी से उस हरे ढक्कन की शीशी की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये क्या है? ललिता जी की बात सुनकर अनिता जी बोली, अरे हाँ, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं, ये जड़ी बूटियों से बनी औषधि है। इसे 2 दिन पहले अभिक ने वैद्य जी से सिखाकर बनाया है। मैंने और अभिक ने तो इसे पिया भी है। ये दवा बहुत ज्यादा अच्छी है, ये बिल्कुल किसी जादुई दवा की तरह असर करती है। जब से मैंने इसे पिया है तब से ही मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस दवा को अभिक ने विनय को और तुम्हें देने के लिए कहा है। अनिता जी की बात सुनकर ललिता जी एक नजर अनिता जी को देखती है और फिर विनय जी को ने लगती है। विनय जी भी ललिता जी को खुद की तरफ देखता हुआ देखकर बोले, लाओ ललिता, एक शीशी मुझे भी दे दो, मैं भी तो देखूं जरा कि मेरे भतीजे ने कितनी अच्छी दवा बनाई है। विनय जी की बात सुनकर ललिता जी कुछ कह पाती उससे पहले ही अनिता जी फिर से एक बार बोली, लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, ये दवा पीने के बाद कुछ समय जलन करेगी, लेकिन उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर अनिता जी एक शीशी ललिता जी को दे देती है और एक शीशी विनय जी को दे देती है। अनिता जी उस औषधि की 4 शीशी लेकर आई थी, एक अपने लिए, एक ललिता जी के लिए और 2 विनय जी के लिए, और यह बात अनिता जी ने अभिक को पहले ही बता दी थी। अनिता जी अपने लिए ये शीशी इसलिए लाई थी ताकि वह भी यह शीशी ललिता और विनय के साथ पी पाएं। अनिता जी दवा की शीशियां हाथ उन दोनों को देने के बाद अपने हाथ में रखी हुई शीशी का ढक्कन खोलकर उसे एक सांस में ही गटक जाती हैं। तो वही ललिता जी और विनय जी भी अनिता जी को दवा ऐसे ही पीता देखकर अपने हाथ में जी रखी शीशी को देखते हैं और कुछ सोचकर एक सांस में ही पी जाता है। वह दवा गले से नीचे उतरते ही जलन करने लगती है, लेकिन अनिता जी को अब की बार पहले जितनी जलन और परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन ललिता जी की तो बहुत परेशानी हो रही थी। और रही बात विनय जी की, तो अनिता जी सोच भी नहीं सकती थी कि उन्हें कितना दर्द और जलन हो रही होगी। ये सच भी था, जहां ललिता जी को भी बहुत जलन हो रही थी तो वही विनय जी की हालत की अंदाजा उनका चेहरा देखकर लगाया जा सकता था। उनका चेहरा दर्द के कारण पूरा लाल पड़ चुका था। उन्होंने दर्द के कारण अपनी आंखें और अपने दांत कसकर बंद किए हुए थे। सर्द मौसम में भी उनका पूरा चेहरा पसीने में तर हो चुका था, लेकिन अब कोई कुछ नहीं कर सकता था, उनको ये दर्द सहना ही पड़ता। लगभग 15 मिनट बाद अनिता और ललिता जी को जब दर्द में आराम मिलता है तो वह उठकर विनय जी को देखती है, जो अब तक सो चुके थे। ललिता जी विनय जी को आराम से सोए हुए देखकर अनिता जी से बोली, ये अब जाकर सोए हैं।
वरना पूरी रात तक ये दर्द में ही परेशान हुए हैं। ललिता जी की बात सुनकर अनिता जी ललिता जी का हाथ कर उसमें बची हुई औषधि की एक शीशी रखते हुए बोली, ललिता अगर विनय को कल तक आराम मिलता तो इन्हें ये शीशी वाली दवा भी कल दे देना, इन्हें आराम मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कल विनय जी को डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाना। अनिता जी की बात कर ललिता जी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती हैं। कुछ देर ऐसे ही आपस में बातें करने के बाद अनिता जी शाम होती देख ललिता जी के घर से अपने घर के लिए निकल जाती हैं। अनिता जी कुछ ही मिनट में अपने घर पहुंचकर जल्दी जल्दी सारा काम करने लगती हैं और अपना खाना वगैरह तैयार करके छत पर चली जाती है। छत पर जाकर अनिता जी धुले हुए कपड़े छत से उतारकर उनकी तह बनाने लगती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ होटल में भी सभी आराम कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। सर्दियों में दिन कितनी जल्दी बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। सुबह और शाम का मौसम दिन के मुकाबले ज्यादा सर्द होता है। अभिक के कमरे में बालकनी से आती ठंडी हवा के कारण अभिक जग जाता है और जब वह रूम की वॉल क्लॉक में टाइम देखता है तो शाम के 6 बजे थे। अभिक टाइम देखकर जल्दी से उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होकर अभिक मुंह हाथ धोकर वापस रूम में आ जाता है और टॉवल से अपने आप को साफ करके अपने बाल सेट करके मन हो मन सोचता है, पता नहीं बाकी सभी क्या कर रहे होंगे, किसी के रूम में जाऊं या नहीं। अब तो 7 बजने वाले हैं, आज हमने लंच भी नहीं किया था, बहुत तेज भूख लग रही है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभिक इतना सोच ही रहा था तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और अभिक फोन स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखकर जल्दी से फोन उठाकर कान पर लगाता है। अब क्या होगा आगे, क्या हुआ है विनय जी को, क्या औषधि से वह ठीक हो जाएंगे, क्या अभिक खाना खाने अकेला ही जाएगा और किसकी कॉल आई होगी अभिक को। अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर।